नमस्कार। मैं महेश गुप्ता, पत्रिका ग्वालियर से। पत्रिका 40 अंडर 40 की जो पावर लिस्ट जारी हुई है उसमें ग्वालियर से डॉक्टर सिरारी ढूंढवाल का चयन हुआ है। आज हम डॉक्टर सिरारी ढूंढवाल के साथ बैठे हैं। ये ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी उम्र से 100 गुना ज़्यादा मेडल अपने नाम किए हैं, ट्रॉफीज़ और अवार्ड इनके नाम हैं जी। ये वर्तमान में डॉक्टर हैं, लेकिन इन्होंने अपनी शुरुआत बहुत सारी विधाओं के साथ की है। 5 साल की उम्र में इनको ड्राइंग में राष्ट्रपति अवार्ड मिला। इनकी साहित्य में भी रुचि है, कविता लेखन, बहुत सारे मंचों पर ये अपनी प्रस्तुतियाँ दे चुकी हैं। तो ऐसी शख्सियत के साथ हम जुड़े हुए हैं। ये आइडल हैं युवाओं के लिए, ग्वालियर नहीं, प्रदेश की नहीं, देश के लिए। तो आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। सिराली जी, क्या जर्नी रही आपकी शुरुआत से अभी तक, थोड़ा सा हमारे पाठकों को बताएं। जी, 5 साल की उम्र में शुरुआत हुई एंड आई थिंक इट वाज विद अ बैंग, क्योंकि जब मैं महज 5 वर्ष की थी तो मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया। हालांकि मेरी उम्र इतनी नादान थी कि मैं जानती नहीं थी मेरे साथ हो क्या रहा है। आप महसूस करेंगे कि एक 5 साल की बच्ची जब विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार ग्रहण करती है तो जाहिर है माँ बाप को और शहर को तो बहुत खुशी हो रही थी, बट मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। मेरी सफ़र की बात करूँ तो 2.5 साल की थी मैं जब मैंने अपनी पहली पेंटिंग बनाई एंड इट साउंड्स रियली अनबिलीवेबल और अविश्वसनीय लगता है कि कैसे एक 2.5 साल की बच्ची अपनी पेंटिंग जर्नी की शुरुआत कर सकती है। पर यही ग्वालियर के ही गांधी प्राणी उद्यान या जूलॉजिकल पार्क जिसे हम कहते हैं, उसमें मैंने अपनी पहली पेंटिंग बनाई और वो वहाँ के जजेस को इतना पसंद आई। हालांकि मैं अंडर द एज थी तो मैं आउट ऑफ कॉन्टेस्ट थी, बट दे अवॉर्डेड मी अ स्पेशल प्राइज एंड आई थिंक दैट बूस्टेड माई स्पिरिट। और मेरे पेरेंट्स को लगा कि शायद इसके अंदर चित्रकला और आरेखन से जुड़े कुछ गुण हैं। वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई और जब तक मैं 5 साल की थी तो करीब 250 से 300 अवार्ड्स मेरी झोली में थे एंड दैट इज़ हाउ द जर्नी बिगैन। एंड 2001 में जब संसद पे हमला हुआ था, जो संसद अटैक या पार्लियामेंट अटैक हुआ था, तब मैंने कनॉट प्लेस दिल्ली में इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का लाइव स्केच किया था एंड फ्रॉम दैट आई गॉट नॉमिनेटेड फॉर द नेशनल अवार्ड इन पेंटिंग एंड स्केचिंग एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा था एंड इट वाज अ रियल प्लेजर फॉर मी, क्योंकि मैं भारत के कोने कोने से आए हुए बच्चों से वहाँ मिली। मुझे लगा कि मेरी हम उम्र बच्चे कितना अच्छा काम कर रहे हैं एंड दैट गिव मी एन इम्पेटस कि मुझे भी कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना चाहिए सो दैट आई मेक माई सिटी प्राउड, आई मेक माई स्टेट प्राउड। दैट इज़ हाउ इट बिगैन। बहुत अच्छा। सिराली जी, हेल्थ केयर एक चैलेंजिंग करियर है जी। आपका इसको रुझान कैसे और कब हुआ? रुझान मैं कहूँगी कि मेरी फैमिली में ऐसा बैकग्राउंड है। मैं अपने आप को 4G वर्जन बुलाती हूँ बिकॉज दिस इज़ द 4th जनरेशन इन आवर फैमिली विच हैज़ गिवन इटसेल्फ एंड डेडिकेटेड इटसेल्फ टू द मेडिकल प्रोफेशन। सो मैं 4थी पीढ़ी हूँ इस प्रोफेशन में। हालांकि ऐसा कोई दबाव नहीं रहा घर पे कि आपको हेल्थ केयर को ही चूज़ करना है या मेडिकल प्रोफेशन में ही जाना है, बट मैं मानती हूँ कि जिस प्रकार से मैंने अपने दादाजी को, दादी जी को, माँ बाप को इस प्रोफेशन के प्रति पूर्णतः समर्पित होते हुए और काम करते हुए देखा है, वहीं से वो बीज मेरे अंदर पड़े। मैं याद करती हूँ वो समय जब मैं AMI शिशु मंदिर में पढ़ा करती थी और क्योंकि वर्किंग पेरेंट्स होते हैं जब दोनों, तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि, और मैं इकलौती चाइल्ड भी हूँ उनकी, तो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि घर पे मैं जाती थी तो कोई नहीं रहता था, तो आई स्टार्टेड गोइंग टू द क्लिनिक। मतलब मेरा स्कूल 12:30 पे ख़त्म हुआ, मैं क्लिनिक पर जाती थी। मैं देखती थी कि किस तरीके से मेरे मदर एंड फादर लोगों की सफरिंग को दूर कर रहे हैं। मुझे लगा कि इससे बेहतर प्रोफेशन और कोई नहीं हो सकता जहां आप लोगों के दुख को, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, बीट फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, अगर आप उसके प्रति कुछ कर सकते हैं तो दैट इज़ हाउ मुझे लगा कि इस प्रोफेशन में जाना चाहिए। एक बैकड्रॉप ये भी है कि जब मैं 7th क्लास में थी, मेरे जो ग्रैंडफादर हैं प्रोफेसर डॉक्टर PM ढूंढवाल, so he suffered from a major disease. He had cancer and he was on his deathbed. जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि बेटा अगर तुम कभी मेडिकल प्रोफेशन में जाना चूज करो तो मेरा कॉलेज लेना। He was
हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन एनाटमी इन GR मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। और शायद 7th क्लास में बच्चे को कितनी समझ होती है, आपको नहीं पता होता कि आप करियर के रूप में क्या चूज़ करना चाह रहे हैं, पर वो बात मेरे दिमाग के अंदर शायद कहीं रह गई। इट वॉज देयर इन द सबकॉन्शियस। तो जब मैंने 12th के बाद अपना प्री मेडिकल टेस्ट दिया एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई टॉप्ड द स्टेट एंड इवन आई गॉट सिलेक्टेड इन द ऑल इंडिया एग्जाम, सब कुछ छोड़कर मुझे बस एक प्रॉमिस याद था, वो वादा याद था अपने दादाजी के साथ। और मैंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल बी टेकिंग अप GR मेडिकल कॉलेज। लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा कि ग्वालियर जैसे शहर में इस कॉलेज में क्या रखा है, आप दिल्ली जाइए, आप कोई मेट्रो सिटी में जाइए, शायद आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा होगा। बट अगर सब लोग ऐसा सोचने लगेंगे तो अपनी सिटी के कॉलेजेस में कोई नहीं जाना प्रेफर करेगा, तो आई डोंट थिंक कि सिनेरियो चेंज होगा। तो आई पुट माई फुट डाउन और मैंने कहा नहीं, आई विल बी चूजिंग GR मेडिकल कॉलेज। और मैं इसको इतना प्राउड फील कराऊंगी समडे दैट मेरे नाम से इस कॉलेज को जाना जाए। एंड टू एवरीबडी सरप्राइज, आई हैव 39 गोल्ड मेडल्स इन MBBS itself, which is a national record. It is a लिम्का बुक रिकॉर्ड। एंड आई थिंक कि मैंने कहीं ना कहीं अपने कॉलेज को अपने ऊपर गर्व महसूस करवाया होगा। एंड आने वाली जनरेशन ने मुझे कहा कि आपको हमने देखा, इस वजह से हम GR मेडिकल कॉलेज आना चाहते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट लेगेसी टू लीव बिहाइंड। सिराली जी, आप रोबोट गायनोकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं जी, रोबोटिक गायनोकोलॉजिस्ट। तो इसे कहाँ देखते हैं आप, मतलब कितना क्या इसका स्कोप है, और आप गायनोकोलॉजिस्ट ना बन के रोबोटिक गायनोकोलॉजिस्ट क्यों बनना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे अपनी स्ट्रीम से तो बहुत प्यार है। मैं प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ मदर एंड चाइल्ड बॉन्ड को बहुत क्लोजली देखना। बट अगर हम आज की बात करें तो भारत में रोबोटिक सर्जरी का इतना अभी आई वुडंट से स्कोप बट अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। लोग अभी भी कन्वेंशनल सर्जरीज पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। जैसे हम कहते हैं, जैसे हाथ का ऑपरेशन कहते हैं, जिसमें बड़े बड़े चीरे आते हैं। पर अगर हम देखें तो आजकल ज़माना मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का है, मतलब जितने छोटे इंसिजन हो, दूरबीन से ऑपरेशन हो या रोबोट के ज़रिए ऑपरेशन हो। तो रोबोटिक गायनेकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट तब डेवलप हुआ जब मैं अपने MS के फाइनल ईयर में थी। मैं अपनी मास्टर ऑफ सर्जरी का फाइनल ईयर कर रही थी, तो मुझे लगा कि गायनेकोलॉजिस्ट तो बहुत सारे हैं और हमेशा से मेरा जो विल रहा है वो कुछ अलग हटके करने का रहा है। एंड आई ऑलवेज वांट टू ब्रिंग अप न्यू इनोवेशंस इनटू द मेडिकल फील्ड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी एक फील्ड का चुनाव किया जाए जिसका अभी इंडिया के अंदर उतना स्कोप नहीं है। आई वुड वांट टू गो फॉर अ फेलोशिप इन द US फॉर रोबोटिक गायनेकोलॉजी, बट ट्रस्ट मी, आई विल कम बैक टू माई कंट्री। और मैं चाहती हूँ कि ये रोबोटिक सर्जरी जिसके अंदर एक रोबोट के द्वारा बहुत ही प्रिसीजन से और बहुत ही एक्यूरेट तरीके से सर्जरी होती है। देखिए, हम लोग इंसान हैं, मानव हैं, तो हमारे से कुछ न कुछ गलती हो सकती है। कहा भी गया है टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव डिवाइन। तो हम जो गलती कर सकते हैं, रोबोट के द्वारा वो गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। इट इज़ ऑलमोस्ट टू अ बेयर मिनिमम। साथ ही जो इंसिजन्स देते हैं सर्जरी के दौरान वो भी बहुत छोटे होते हैं। पेशेंट का हॉस्पिटल रिकवरी बहुत फास्ट होता है, वो 1-2 दिन में घर जा सकता है। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत कम इम्पैक्ट होता है, ब्लड लॉस बहुत कम होता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस सर्जरी के। और मैं चाहती हूँ कि हम कन्वेंशनल सर्जरी से वी शुड सी अ पैराडिम शिफ्ट टू द रोबोटिक सर्जरी। एंड इसको मेरा जो एम है कि वो मैं गाँवों तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं रोबोटिक सर्जरी को सिर्फ मेट्रो सिटीज़ तक या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तक सीमित नहीं रखना चाहती, या सिर्फ उन लोगों के लिए सीमित नहीं रखना चाहती जिनकी अफोर्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं एक ऐसी विद्या बाहर से सीख कर आ रही हूँ तो विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट आई कैन क्रिएट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस पर्टिकुलर स्ट्रीम को, इस पर्टिकुलर अरीना को हमारे भारत देश के, जो कि हम कहते हैं 70% गाँव में बसता है, वहाँ तक ये जाए। एंड even one common man has the access to such a great skill and इस level of surgery को वो experience कर पाए। So this is my motto behind choosing robotic surgery। जहाँ तक मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश में शायद रोबोट गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं, अभी तक तो जहाँ तक मेरी नॉलेज भी है, आई हैवंट सीन एनी रोबोटिक गायनिक सर्जन इन MP। इंडिया में कुछ सेंटर्स चेन्नई और मुंबई में ज़रूर हैं, बट डेफिनेटली अगर मैं ऐसा कुछ सीख के आती हूँ, आई वुड वांट दैट मैं एक ऐसा सेंटर इस्टेब्लिश करूं जो कि मध्य प्रदेश के लिए अपनी तरह का एक पहला सेंटर हो रोबोटिक गायनिक सर्जरी। ये अच्छी बात है कि आप पढ़ करके वहाँ से आएंगे, लेकिन
हॉस्पिटल आप स्थापित यहाँ जी करेंगे, बिल्कुल ये खुशी की बात है। जी और ये हम मुझे लगता है हमारे शहर के लिए और प्रदेश के लिए भी बहुत अच्छी बिल्कुल बात बिल्कुल होगी। ऐसी ही कोशिश रहेगी। अगला सवाल मेरा ये है कि एक आम मरीज की सेहत से आप अपने आप को कैसे जोड़ पाते हैं? देखिए, मैंने हमेशा ये सीखा है, चाहे अपने गुरुजनों से सीखा हो या अपने घर परिवार में सीखा हो, कि यू हैव टू ऑलवेज एम्पैथाइज विद द पेशेंट। देखिए, यहाँ अंग्रेजी के दो शब्द आते हैं, एक है सिंपैथी और एक है एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब होता है कि आपने किसी को दयनीय स्थिति में देखा और आपने उसे सांत्वना दी या ढाढ़स बंधाया, जबकि एम्पैथी का मतलब होता है कि आप खुद को उसकी पोजीशन में रखकर देखें और फिर देखें कि वो किन कठिनाइयों से सराउंडेड है और वो उस तरीके से कैसे निकल पा सकता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपनी लेडी पेशेंट्स के साथ एम्पैथाइज करूँ। मैं हेल्थ को एक कॉम्पोजिट चीज़ मानती हूँ। इट इज़ नॉट जस्ट फिजिकल वेलबींग, हेल्थ के अंदर मेंटल वेलबींग आती है, सोशल वेलबींग आती है, स्पिरिचुअल वेलबींग आती है। तो जो अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लेके वो मेरे पास आती हैं, मैं उन्हें बहुत कंफर्टेबल महसूस कराने की कोशिश करती हूँ। मैं उनसे एक वन ऑन वन कनेक्ट बनाने की कोशिश करती हूँ, सो दैट ना सिर्फ मुझे वो अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बताए, बट कभी कभार ऐसा होता है कुछ सास बहू के झगड़े भी वो मुझे सुनाती है, मैं बड़े पेशेंस के साथ सुनती हूँ। इससे क्या होता है, वो डॉक्टर के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है उस पेशेंट का, और वो धीरे धीरे ओपन अप होता है। एंड जब तक आप एक अच्छी हिस्ट्री नहीं लेंगे अपने पेशेंट से, उसको ओपन अप नहीं कर पाएंगे, तब तक आप छोटे छोटे नुआंसेस नहीं पकड़ सकते। एक अच्छे डॉक्टर होने का आई थिंक द की फैक्टर इज टू लिसन टू द पेशेंट। आप अपनी बातें ना बोलें, आप 50% उसको सुने। एक हीलिंग टच होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा एक कंधे पर हाथ रखकर अपने पेशेंट को नाम से पुकार कर उसके साथ एक संबंध जोड़ना चाहती हूँ। एंड इस फील्ड में वो जहाँ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, जहाँ हम एक नई लाइफ को बर्थ होते हुए देखते हैं अपने सामने, तो उससे बेहतर कोई फीलिंग नहीं हो सकती। जब एक नया शिशु इस दुनिया में आता है, वो कितना नाइव और इनोसेंट होता है, और फिर उसकी एक जो जर्नी होती है, आई फील वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स देम। और महिलाओं के प्रति मुझे लगता है कि क्योंकि महिलाओं को हम आधी आबादी के रूप में जानते हैं, और उनके स्वास्थ्य के लिए अगर मुझे कुछ करने का मौका मिलता है तो मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानती हूँ। यही कारण है कि मेरी थीसिस या मेरी जो रिसर्च वर्क रहा है वो महिलाओं में रक्ताल्पता यानी कि अनीमिया को लेकर रहा है। सो मैंने कोशिश की है कि एक नया मॉलिक्यूल जिसका कि नाम है फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज, उसको हम महिलाओं में अनीमिया को कम करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर ही मेरा रिसर्च वर्क रहा है। एंड इनफैक्ट ये अनीमिया मुक्त भारत अभियान, जो कि अम्बा जो एक नेशनल प्रोग्राम है उसके तहत आता है, तो इस कारण हमने ये देखा कि महिलाओं में एक सिंगल डोज ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रग कैन रिजल्ट इन अ ड्रास्टिक रिडक्शन ऑफ अनीमिया। और अगर हम मातृ मृत्यु दर की बात करें तो अनीमिया उसमें एक बहुत बड़ा कारक है। तो मैंने कोशिश की है कि एक ऐसे मुद्दे को उठाया जाए जो बहुत अनछुआ है, जिसकी वजह से इस देश की महिलाएं अपनी जान तक खो देती हैं। और इसी वजह से मुझे JCI द्वारा टॉप 10 यंग इंडियंस में शुमार किया गया इन द फील्ड ऑफ मेडिकल इनोवेशन। सो दैट इज़ हाउ आई रिलेट माई सेल्फ टू द हेल्थ ऑफ अ नॉर्मल पेशेंट, एंड उनके जगह पर अपने आप को रखकर देखने की कोशिश करती हूँ। और शायद इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस कर सकूँ या न्याय कर सकूँ। सिराली, 27 साल की उम्र में आपने 2786 पुरस्कार जी। अपने नाम किए हैं, मतलब 100 गुना। मैंने तो अभी तक नहीं सुना ऐसा, तो कैसा महसूस करते हो आप? अच्छा लगता है, ऑब्वियसली बहुत ही गर्व महसूस होता है। आई फील रियली प्राउड कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ किया है विच इज़ एन इंस्पिरेशन टू अदर्स। तो आई थिंक ये सारे अवार्ड्स अपनी जगह है, बट सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो ये है जब कोई बच्चा मुझे ऐसा बोलता है कि दीदी हमें आपके जैसा बनना है, या इस तरीके के जो पीयर्स होते हैं उनका जो अप्रिसिएशन मिलता है, अपने फैमिली का, रिलेटिव्स का, अपने शहर वासियों का, उनका जो प्यार मिलता है, उससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए कोई नहीं है। आपको थोड़ा सा अविश्वसनीय लगेगा कि 27 की एज में 2786 अवार्ड्स, मुझे भी अब बैकड्रॉप में देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि अरे वाह, बड़ा कुछ अचीव कर लिया है।
पर कोशिश यही रही है कि हमेशा आगे की तरफ देखती रहूं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे घर में अगर आप आएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारी ट्रॉफीज किसी सुंदर सुंदर अलमारी में सजी हुई हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी ट्रॉफीज को बड़ी इज्जत के साथ अखबार में रैप करके कार्टन के अंदर बिस्तर के नीचे छुपा देती हूँ। अब इसके पीछे रीजन ये है कि मेरे फादर कहते हैं कि अगर अपनी पुरानी सक्सेस को ही देख देख के तुम खुश होती रहोगी तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मूव अहेड। तो प्रोग्रेस कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो पास्ट में किया है उसको ना देखूं और हमेशा एक फ्रेश स्टार्ट लूं, खुद से compete करूं, दूसरों से compete ना करूं। हमेशा मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने 10th में 95% लिए तो मेरा 12th में जब 96% आए तो आई थिंक आई हैव आउटडन माई सेल्फ। और अगर आप अपने आप से ही प्रतिस्पर्धा करेंगे तो कभी ईर्ष्या नहीं उत्पन्न होगी, जेलसी नहीं होगी, आप इन छोटे छोटे मानवीय भावों में नहीं फंसेंगे और आप एक लार्जर पिक्चर की तरफ देखेंगे और आप ये कोशिश करेंगे कि आप जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकें अपनी नेशन की GDP में, अपने नेशन की ग्रोथ में। आई थिंक दैट इज़ माई पर्पज एज एन इंडियन। ओके शिरानी, आपने केवल MBBS के दौरान 39 गोल्ड मेडल अचीव किए, तो ये पाठक हमारे जानना चाहेंगे कि इतने कम समय में 39 गोल्ड मेडल किन किन विषयों में रहे, क्या किया आपने? जी बिल्कुल, वो थोड़ा सा बताओ। आई थिंक MBBS का एंट्रेंस जैसे ही मैंने PMT क्लियर किया तो सब लोगों को लगा था कि दिल्ली का कोई कॉलेज उठाएगी, बट नहीं, मैं तो थोड़ी हूँ एक्सेंट्रिक और सर्फिरी, तो मैंने एक ही चॉइस भरा था एंड दैट इज़ GR मेडिकल कॉलेज एंड आई गॉट एन एंट्रेंस इनटू दैट एंड एडमिशन इनटू दैट। पहले से थोड़ा सा स्टेटस मेरा ये था कि लोगों को पता था मैं मतलब कला और साहित्य में दखल रखती हूँ, बट अकेडमिक्स को लेकर लोगों को इतना ज्ञान नहीं था दैट आई हैव एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अकेडमिक रिसर्च एंड स्टडीज़ एज वेल। तो मैंने कोशिश बस इतनी की कि हम लिविंग ह्यूमंस के साथ डील करते हैं। आई थिंक दैट इज़ वाई इट इज़ द टफेस्ट सब्जेक्ट एवर, बिकॉज आप किसी मशीन के साथ नहीं डील कर रहे हैं, आपके हाथ में लोगों की ज़िंदगी है। तो ना सिर्फ मैंने अपना थ्योरेटिकल एस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग रखा, बट मैंने ये कोशिश की कि मैं अपना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखूँ। तो जब भी मेरे एग्जाम्स हुआ करते थे आई वॉज नेवर अ बुक वर्म। लोगों को लगता है कि 39 गोल्ड मेडल्स है तो पूरा दिन लाइब्रेरी में बैठ के किताबें ही छाटती रहती होगी, बट ऐसा नहीं है। मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं अपने अकेडमिक्स को अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ अमेलगमेट करूँ। तो मैंने मेडिकल में आने के बाद भी ना पेंटिंग छोड़ी, ना पोएट्री छोड़ी, ना अपना सोशल सर्विस छोड़ा, ना एक्टिव सिटीजनशिप को छोड़ा। मैंने सबको एक साथ बांध कर लेकर चलने की कोशिश की। तो जब मेडिकल की पढ़ाई बहुत ही स्ट्रेसिंग होती है, मतलब इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं और आप उस किताबों के बोझ के तले ऑलमोस्ट दब से जाते हैं, बट मैंने ये कोशिश किया कि मैं किताबों के साथ साथ इन चीज़ों को एज स्ट्रेस बस्टर लूँ। तो जब भी मैं पढ़ाई से बहुत बोर हो जाती थी, विच इज़ वेरी ऑब्वियस कि आप हो जाएंगे, तो मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर लेती थी, या तो एक कविता लिख लेती थी, या पोइट्री कर लेती थी, या पेंटिंग बना लिया करती थी। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को काफ़ी बिजी रखा। एंड गोल्ड मेडल्स के प्रति ऐसा कोई एम नहीं था। आई थिंक जो मैंने हार्डवर्क किया, जिस कड़ी मेहनत से और सच्ची लगन से, पूरी निष्ठा से मैंने अपने मेडिकल करियर को लिया, उसका नतीजा ये रहा कि आज आज़ादी से लेकर अभी तक देयर इज़ अ रिकॉर्ड दैट nobody has ever got 39 gold medals in MBBS। इन गोल्ड मेडल्स की एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं एंट्रेंस ले रही थी तो मेरे फादर जो कि एक पीडियाट्रिशियन है और मेरी मदर भी एक गायनेकोलॉजिस्ट है, तो मेरे पापा ने मुझे कहा था बड़े नाज से कि देखो मेरे पास 3 गोल्ड मेडल्स हैं और मैं चाहता हूँ कि यू सुपरसीड मी या यू एक्सीड मी, क्योंकि माँ बाप की हमेशा ये अपेक्षा होती है कि उनके बच्चे उनसे कुछ आगे करके दिखाएं। मम्मा मेरी बहुत सीधी सादी है, शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। उनने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। पापा ने ही उनकी तरफ से कहा कि देखो मम्मी के पास 2 गोल्ड मेडल है, तो तुम क्या करना, तुम 3+2 5 से तो ज़्यादा लाना ही लाना। तो उस टाइम मैंने बोला अच्छा ठीक है, आई ऑल्सो टुक इट टू माई ईगो कि हाँ ठीक है ना, मैं अच्छा तो पढ़ती हूँ, ऐसा कुछ आपके लिए भी अच्छा करके दिखाऊंगी। देन टू प्रूव इट एट द एंड ऑफ माई फाइनल ईयर, जब मेरा ग्रेजुएशन सेरेमनी एंड कॉन्वोकेशन सेरेमनी हो रहा था, लिटरली माई फादर एंड मदर वो सिटिंग एंड उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैंने अपने पापा को स्टेज से कहा कि ये पापा आपके 3, मम्मी के 2, एंड आई हैव ट्राइड टू डू व्हाट, आई हैव पुट दैट 2 in the units place, I put that 3 in the tens place, that means I made it 32 और उसमें 5 और जोड़ दिए हैं जिसका आपने मुझे कहा था कि 5 लेकर आना है, and made it 37. So that is how MBBS graduation ceremony में I had 37 gold medals। और उसके बाद जब MS मैंने किया, अपना मास्टर्स किया, I had a double gold medal, so that comes to a total of 39। तो घर के घर में ही बड़ा ऐसा इंटरेस्टिंग सा माहौल हो गया था कि इट वॉज अ लिटिल टफ फाइट बिटवीन मी एंड माई फादर,
और पापा अपने गोल्ड मेडल्स को बड़ा सहेज के अपने बैंक के लॉकर में रखते हैं, बट मेरे 39 गोल्ड मेडल्स के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, तो वो घर में अलमारी में ही पड़े हुए हैं। बट आई डू गिव ग्रेट रिगार्ड टू देम, और मैं जानती हूँ कि ये सब मेरे शिक्षकों और गुरुओं की वजह से हुआ है, जिन्होंने मुझे इस फील्ड में इतना प्रखर और इतना निपुण बनाया है। मतलब शिक्षा के साथ आपका साहित्य और कला में भी बराबर का दखल रहा। पाठक हमारे ये जानना चाहेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो आप? टफ होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 24 में से 36 घंटे निकालने पड़ते हैं। मेरी नींद बहुत कम है, आई एम नॉट टू मच ऑफ अ पर्सन जो कि बहुत सोता रहे, तो मैं रात को 12-1 बजे सोती हूँ और सुबह 4-5 बजे तो उठ जाती हूँ आराम से। एंड ये आदत मेरे ख्याल से वहाँ से आई है, बिकॉज माई ग्रैंडफादर हैड स्टडीड एंड ही हैड बिन देयर इन AFMC पुणे, तो उनका थोड़ा सा मिलिट्री बैकग्राउंड था, तो घर में हमेशा डिसिप्लिन का माहौल रहा। सुबह जल्दी उठना है, अब रात को जल्दी सोना है, ये पहले था, अब के लाइफस्टाइल में तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। पर उस तरीके से मेरे पापा मुझे एक जंबो कप ऑफ कॉफ़ी के साथ सुबह 4 बजे उठा दिया करते हैं। ये तब से हो रहा है जब से मैं PMT के लिए प्रिपेयर कर रही थी। एंड PMT के लिए आप मानेंगे मैं 11th-12th से नहीं, मैं 9th से प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। तो 11वीं-12वीं में आके तो सभी सोचते हैं कि अब ये सब्जेक्ट लिया है तो ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है। आई वॉज वेरी क्लियर इन माई हेड इन 9th कि मुझे मेडिकल प्रोफेशन लेना है, मुझे बायोलॉजी लेना है, तो मैं तब से प्रिपेयर कर रही थी। और फिर अगर आप जल्दी उठते हैं तो आई थिंक एक फ्रेश वाइब होती है, जो सुबह का समय होता है दैट इज़ वेरी एनर्जाइजिंग और बहुत ज़्यादा ऊर्जा भरता है आपके अंदर। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे सारे ज़्यादातर जो कठिन काम है वो मैं सुबह के समय में निपटा लूँ, क्योंकि जैसे जैसे दिन ढलता है आपके एनर्जी लेवल्स डाउन होते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑप्ट फॉर सच चैलेंजिंग टास्क। तो वो मैं करके फिर स्टडीज़ के लिए भी टाइम निकालती हूँ। एंड जैसा कि मैंने कहा कि जो मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है मैं उन्हें एज बर्डन नहीं लेती, मैं उन्हें स्ट्रेस बस्टर लेती हूँ। तो जब भी मेरा पढ़ाई से मन थोड़ा सा हटता है तो मैं कुछ क्रिएटिव कर लेती हूँ, और फिर अब ये गॉड गिफ्ट है या आप कहेंगे कि मेहनत है कि वो भी कुछ अच्छा निकल आता है। तो दैट इज़ हाउ आई कीप अप विद माई क्रिएटिविटी। महज 5 साल की उम्र में आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, तो आप बताना चाहेंगे पाठकों को कि वो ड्राइंग उसमें क्या आपने बनाया था, कैसे वहाँ तक आप पहुँचे जी, और उसके बाद की जर्नी ड्राइंग ने कहाँ तक आपको लेकर के? हाँ बिल्कुल। 5 साल की छोटी शिराली नई दिल्ली में जा रही है अपने मॉम डैड के साथ, और विज्ञान भवन में वहाँ मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग एंड स्केचिंग। तो चित्रकला एवं आरेखन मेरा क्षेत्र रहा। एंड तब तक आई हैड लॉट ऑफ अवार्ड्स इन माई बैग, तो मुझे ऐसा लगा इट इज़ जस्ट अनदर अवार्ड। मतलब मुझे उसका ग्रेंजर या उसकी मैग्नानिमिटी उस टाइम नहीं पता थी कि मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, या क्योंकि आप जानते हैं 5 साल के बच्चे में कितना ही ब्रेन होगा ना, तो उसको नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं पता था कि भारत का एक्सटेंट क्या है, कश्मीर से कन्याकुमारी कितना बड़ा है, और वहाँ पूरे इंडिया के बच्चों को अगर ऐसा कुछ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो इट वॉज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। थोड़ा बहुत है मेरी मेमोरीज, अभी ज़्यादा तो नहीं है, बट फोटोज़ के थ्रू जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद 5 साल की उम्र में ऐसा कुछ अचीव करना वॉज अ रियली बिग थिंग। क्योंकि जैसे ही मैं वापस आई तो ग्वालियर में एक नन्ही शिराली सेलेब हो गई थी, तो क्योंकि मेरे फोटोज़ वगैरह ये सब बहुत ही ज़्यादा पेपर्स में आ रहे थे, एंड मेरे स्कूल में भी मुझे बहुत तवज्जो दी जाने लगी थी, तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ करते रहना चाहिए जिससे आपको इतना अटेंशन मिले। तो उस टाइम ये बहुत ही माइनर सी चीज़ थी मेरे लिए, और मेरा मेन फोकस जो था कि मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मेरे टीचर्स मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बट धीरे धीरे मुझे उसकी ग्रेविटी समझ में आने लगी, उसकी गंभीरता समझ में आने लगी कि आपको समाज को कुछ ना कुछ देकर जाना है। आप पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी करें वो मैंने किया, 10th तक किया, बट जैसे मैं स्ट्रीमलाइन होती गई टुवर्ड्स माई करियर तो मुझे लगा कि पर्सनल इम्प्रूवमेंट अपनी जगह है, बट अनटिल अनलेस यू गिव बैक समथिंग टू द सोसाइटी आपका जीवन एज अ ह्यूमन इज इनकम्प्लीट। एंड दैट इज़ वाई आई चोज मेडिकल प्रोफेशन, and that is why I decided to stay in Gwalior itself, right from my MBBS to my MS to now when I am the senior resident at Kamla Raja Hospital in gynecology. I believe कि जहाँ का अन्न जल खाया है वहाँ अपनी सेवाएं अगर आप दे सकते हैं तो it is the karma which returns। तो एक give and back का जो एक साइकिल है वो चलता रहता है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बहुत बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि I have
हैव ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड समहाउ कि जहाँ से मैंने अपने रूट्स लिए हैं, जहाँ से मेरी जो जड़ें हैं, उनको मैंने अब एक फलदार वृक्ष के रूप में अपनी सर्विसेज यहाँ पर दे रही हूँ, एंड आई फील रियली प्राउड फॉर इट। बहुत अच्छा। सिरारी, आपकी रचनाएं तीनों बोर्ड में NCERT, CBSE, ICSE जी। तीनों जगहों पर है, वो सिलेबस में है, बच्चे पढ़ रहे हैं उसको। और मतलब जिनको मुझे लगता है आपने पढ़ा है उनके साथ आपकी कविताएं हैं, ये मतलब बहुत ही आपको हाँ, it is a very thrilling फील होता है। जी। तो मेरा सवाल ये है कि मतलब साहित्य और कला से तो आप जुड़े ही हैं और आज एक सफल चिकित्सक हैं जी। तो वो जो सफ़र रहा वो कितना रोमांचकारी रहा वहाँ से यहाँ तक का, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत ही रोमांचकारी रहा सफ़र। अभी भी मैं अगर सोचती हूँ तो मुझे गूज बम्स हो जाते हैं, क्योंकि कविता लेखन में मेरी रुचि लगभग जब मैं 7-8 साल की थी तब आई। इनिशियली आई रोट इंग्लिश पोएम्स। मेरी एक पोएम द क्लाउड मैसेंजर हैज़ बीन अवॉर्डेड शंकर्स इंटरनेशनल प्राइज, सो आई गॉट अ सिल्वर मेडल इंटरनेशनली एट द एज ऑफ 7। पर धीरे धीरे मेरा रुझान हिंदी पोइट्री की तरफ बढ़ा, एंड आई थिंक इसका क्रेडिट मैं अपने हिंदी टीचर्स को दूंगी, जिन्होंने मुझे वोकैबुलरी या व्याकरण के प्रति ऐसा एक अलग ही लगाव उत्पन्न किया मेरे अंदर, जो मुझे लगा कि मुझे हिंदी पोइट्री की तरफ जाना चाहिए। तो धीरे धीरे आई स्लिड फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, और हिंदी पोएम्स में मैं लिखा करती थी छोटी छोटी कविताएं, जैसे कि शुरुआती कविताएं माँ पर होती हैं या अपने आसपास के सराउंडिंग्स पर होती हैं, नेचर पर होती हैं। तो ऐसे ही सफ़र शुरू हुआ। धीरे धीरे करके मैंने काफ़ी साहित्यकारों को पढ़ा, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप साहित्य को पढ़ेंगे तभी आप उसके अंदर कुछ नया लेकर आ पाएंगे। तो दैट इज़ हाउ माई जर्नी स्टार्टेड, एंड टू माई सरप्राइज आई हैव बिन देयर इन द NCERT, CBSE एंड ICSE बोर्ड्स। तो सबके प्राइमरी एजुकेशन में क्लास 3, 4 एंड 5 में मेरी पोएम्स को ऐसे बड़े बड़े साहित्यकारों के साथ छापा गया है। नाम मैं लूँगी तो आप आश्चर्य करेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों की पोएम्स अगर चैप्टर नंबर 1 पे है तो कहीं ना कहीं आपको चैप्टर नंबर 15 या 16 पे डॉक्टर शिराली रुनवाल की भी एक पोएम मिलेगी। इसका इंस्पिरेशन यहाँ से है कि मेरे फादर एंड मदर का रोल कहीं ना कहीं आता रहेगा पूरी बातचीत पे। तो मैं अपने फादर की क्लिनिक पर जब थी तो उन्होंने एक पोएम वहाँ पर टांग रखी थी। ही इज़ अ पीडियाट्रिशियन, तो जाहिर है बच्चों को एंगेज करने के लिए आप पोएम्स, पेंटिंग्स, थोड़े बहुत खिलौने ये सब रखते हैं। तो मैं अपनी स्कूल से वापस आके उस पोएम को पढ़ रही थी। पोएम थी वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो मैंने अपने पापा से ऐसी मजाक में कहा कि इसमें क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल सी राइमिंग है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ऐसी पोएम्स तो मैं भी लिखा करती हूँ, फिर मेरा नाम यहाँ क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है कि इस पोएम के बारे में सब लोग इतना ज़्यादा हाइप कर रहे हैं? तो मेरे डैड ने उसको हंसी में उड़ा दिया कि तुम ना समझो, तुम अभी नहीं समझोगी कि कितने बड़े पोएट ने लिखी और इसलिए इसका इतना महत्व है। तो उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, आई प्रूव टू माई फादर कि ऐसा है कि कुछ भी जीवन में असंभव नहीं है। आपको अगर आप ठान लेते हो कि मुझे ये करना है तो फिर आपको नेवर से डाई स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एंड मैंने अपने लेखन में बहुत ज़्यादा निखार लाया, बहुत सुधार किया, काफ़ी सारे साहित्यकारों के सानिध्य में रही, उनसे सीखा और धीरे धीरे अपनी लेखनी को इतना कुशाग्र किया कि somehow it got into the boards and now it is being taught to children। तो अगर आपका नाम ऐसे अमर हो जाता है जब आप इस तरीके की लेगेसी छोड़ के जाते हैं कि बच्चे आपको पढ़ रहे हैं, उससे बढ़िया और उससे रोमांचकारी कोई और मोमेंट आपके लिए नहीं हो सकता। तो कविताओं का सफ़र बहुत लंबा रहा है, एंड मैं अभी भी कोशिश करती हूँ कि अलॉन्ग विद माई मेडिकल प्रोफेशन मैं पोएम्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने लगी हूँ, क्योंकि पेंटिंग के लिए अब देखिए समय नहीं मिलता है। मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें 24/7 आप पेशेंट्स के वेलबींग के बारे में सोचते हैं, उनके प्रति आप डेडिकेटेड होकर रहते हैं। और बीइंग अ सर्जन, अगर आप सर्जरीज परफॉर्म कर रहे हैं तो खुद के लिए समय निकालना इज़ वेरी वेरी टफ। बट जो भी समय निकलता है, मैंने अपनी विधाओं को काफ़ी चेंज किया। आप अगर मेरी जर्नी देखेंगे या सफ़र देखेंगे तो शुरू में मैंने फोकस जो अपना रखा वो चित्रकला पर रखा, उसके बाद धीरे धीरे मैं साहित्य में आई। फिर जब 10th, 11th, 12th आने लगा तो मैंने क्विजिंग के प्रति काफ़ी अपना रुझान बढ़ाया। तो आई हैव बिन द नेशनल विनर ऑफ सेवियर्स एनवायरमेंटल क्विज, DRDO साइंस क्विज की मैं 11th और 12th में लगातार विनर रही। एंड दैट इज़ हाउ मैंने अपनी जो विधाएं हैं उनको चेंज करती रही। एंड दिस
somehow taught me कि डायनामिसिटी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। स्टैगनेंट होकर अगर आप रह जाएंगे, स्टैटिक होकर रह जाएंगे तो लाइफ में कोई मज़ा नहीं रह जाता है, बहुत मोनोटोनस हो जाती है, बहुत मंडेन हो जाती है। तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें जो आपको प्री ऑक्यूपाई करे और वो चीज़ बदलते रहें जो आपकी विधाएं हैं, सो दैट आपको लाइफ में बोरियत ना हो। तो दैट इज़ हाउ मैंने अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चेंज किया। एंड उसके बाद जब मैं मेडिकल में आई तो काफ़ी लोगों ने कहा कि अब तो तुम्हारा पेंटिंग पोइट्री का सफ़र बस इतना ही था और अब इन सब का साथ छूट जाएगा, बट आई ट्राइड टू प्रूव देम रॉन्ग। और मैंने चाहा कि मैं उनको एक एग्जाम्पल बनकर दिखाऊं कि भले ही आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं बट यू कैन कैरी ऑन विद योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। चाहिए तो बस डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन एंड अल्टीमेट डिसिप्लिन। सो दीज आर द 4 Ds विच आई फॉलो इन माई लाइफ। एंड आई फील कि अगर यंगर जनरेशन जो मेरे हम उम्र हैं या मुझसे थोड़े कम उम्र के भी हैं, इसको अपने जीवन में लेकर आएंगे, अगर अपने अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगला सवाल मेरा हेल्थ से। जी, इस समय सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या है मातृ मृत्यु दर की। उसके लिए वो काम भी कर रहे हैं जी, जी। और कुछ परसेंटेज तक उसमें सफलता भी हासिल की। सुधार भी आया। आपकी नज़र में क्या वो तरीके हैं जिससे मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सकता है? जी, मेटर्नल मोर्टेलिटी इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू, क्योंकि इंडिया में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद द पॉपुलेशन इज़ टू मच, डॉक्टर्स आर वेरी शॉर्ट। इस वजह से क्या होता है कि कभी ना कभी महिलाओं को प्रॉपर सुविधाओं तक पहुंचने में ही देर हो जाती है। तो मैं ये मानती हूँ कि मातृ मृत्यु दर जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंडिया की रैंकिंग अभी बहुत पुअर है। कुछ छोटे कंट्रीज ऐसे भी हैं जो इंडिया से काफ़ी आगे हैं और इसके लिए हमें फोकस करना होगा ग्रास रूट लेवल पर। ग्रास रूट लेवल पर मेरा मतलब है कि जैसे पेरिफेरी से जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो कभी कभार हम देखते हैं कि ऑलरेडी वो इतने बुरे शेप में, इतनी बिगड़ी हुई हालत में होते हैं कि अब सुधार ला पाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो अगर हम पेरिफेरीज में जैसे कि हालांकि डॉक्टर्स पेरिफेरीज में उतना जाना पसंद नहीं करते अनटिल अनलेस उनको सरकारी बॉन्ड या अनुबंध में बांधा गया हो, पर मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर्स की तरफ से भी एक पहल आए और साथ ही हमारे पेरिफेरल हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनकी ट्रेनिंग इस लेवल तक अपडेटेड हो कि वो छोटे छोटे साइंस को या लक्षणों को पहचान सकें। वो ये जाने कि कौन सी महिला हाई रिस्क कैटेगरी में आती है जिसको शायद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर तक आना चाहिए, और कौन सी महिला लो रिस्क कैटेगरी में आती है जिसको वो वहीं डील कर सकते हैं। अभी हालत ये है कि सिंपल डिलीवरी भी हमारे पास आ रही है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस कभी कभार DH तक ही रह जा रहे हैं। तो दैट इज ऑल, ये जो मिसमैच है इसको कम करना होगा और इस प्रकार से हम ये रेफरल को अगर कम करेंगे तो इस हिसाब से हम मातृ मृत्यु दर में काफ़ी ऊपर उठ सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। अगला सवाल मेरा सिराली ये है कि स्वास्थ्य को लेकर के समाज में जागरूकता फैलाने के लिए आप क्या कर रही हैं, किस तरह के आपके प्रयास हैं? अदर देन बीइंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मैं ये कोशिश करती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैंप्स में जा सकूँ, क्योंकि अगर मुझे नॉमिनेट भी किया जाता है तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि रूटीन OPD अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास एक सेट नंबर ऑफ पेशेंट्स आते हैं विद अ सेट कंप्लेंट, पर कैंप में जब आप जाते हैं तो आप लोगों के परिवेश में जाकर उनसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो जो एक सीधा संवाद महिलाओं के साथ वहाँ होता है, उनके अपने परिवेश में होता है, वहाँ वो ज़्यादा सहज महसूस करती हैं, तो खुलकर अपनी समस्याएं बताती हैं और एक जो रिश्ता हम उनके साथ वहाँ डेवलप कर सकते हैं वो शायद एक चेम्बर में, क्लोज चेम्बर में, जहाँ आप बिल्कुल एक अपनी पोजीशन पे एज अ डॉक्टर हैं और पेशेंट आ रहा है, एंड इट इज़ नॉट जस्ट अ जॉब जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी है, कुछ इन्वेस्टिगेशंस प्रिस्क्राइब करने हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। जब भी मैं अपने प्रोफेशन को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि आपको उसकी डेप्थ तक जाना है, उसकी बीमारी की जड़ तक जाना है। सिर्फ सिम्टम्स के बेसिस पर, उस पर आधारित आपको उसको दवाइयाँ नहीं लिख कर देनी, अदरवाइज अगर आप जड़ तक नहीं पहुँचेंगे तो द पेशेंट विल नेवर बी क्योर्ड। तो मैं अभी हाल ही में भिंड, मुरैना, ये आसपास के जो भी हमारे काउंटीज़ हैं वहाँ जाकर स्वास्थ्य मेला, जो मेला का आयोजन हमारी सरकार की तरफ से किया जाता है, उसमें अपने सर्विसेज देने की कोशिश करती हूँ, सो दैट मैं एक पर्सनल लेवल पर उन महिलाओं के साथ कनेक्ट कर पाऊँ और न सिर्फ उनकी बीमारियों से रिलेटेड बट जो
कॉमन इश्यूज विमेंस हेल्थ में होते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, या फिर अगर हम बात करें कि कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में अगर मुझे उनसे बात करनी है, फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करनी है, तो उस महिला से साथ में उसके परिवार की बाकी महिलाओं के साथ उसके पास क्या अवरोध है, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसकी टोटल हेल्थ के, कॉम्पोजिट हेल्थ के बारे में सजग हो सकते हैं और सहायक हो सकते हैं। तो यही कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपना समय दे सकूं और उनकी बात सुन सकूं, और उनके लिए थोड़ा सा भी अगर लाइफ में उनके मैं कुछ चेंज ला सकूं या बदलाव ला सकूं, तो उससे बढ़कर चिकित्सक होने में और कोई खुशी नहीं है। शिरानी, हेल्थ को लेकर आपकी परिभाषा क्या है? देखिए, हेल्थ बहुत ही कॉम्पोजिट चीज़ है, और मेरी अपनी परिभाषा की अगर आप बात करते हैं तो आई बिलीव कि हेल्थ शब्द के अंदर उसकी खुद की परिभाषा छुपी हुई है। तो जैसा कि हम जानते हैं HEALTH, हेल्थ स्टैंड्स फॉर, H स्टैंड्स फॉर होलिस्टिक अप्रोच, E फॉर ईटिंग वेल, A फॉर अवॉइडिंग एनी सब्सटेंस अब्यूज लाइक स्मोकिंग एंड अल्कोहल, L स्टैंड्स फॉर लिविंग स्ट्रेस फ्री, T for try to do regular exercise and H for having an adequate sleep। तो अगर आप अच्छा खाएंगे, पर्याप्त मात्रा में नींद लेंगे, साथ ही बिल्कुल तनाव रहित जीवन जिएंगे, हालांकि बहुत आइडियलिस्टिक बात कर रही हूँ मैं, तनाव रहित आज के माहौल में कोई हो नहीं सकता है, बट कोशिश करें कि जितना तनाव कम से कम ले, स्ट्रेस कम से कम ले, मेंटल हेल्थ की तरफ जागरूक रहें, एक होलिस्टिक अप्रोच रखें। एक सामाजिक परिवेश में अगर आप हैं तो कोशिश करें कि आपके सामाजिक इंटरेक्शंस भी काफ़ी हो, और बिल्कुल एक्सरसाइज के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि हम आजकल का रूटीन देखें तो यंगस्टर्स हैव ऑलमोस्ट बिकम अ काउच पोटैटो, कि वो सिर्फ अपने फ़ोन्स पे बिजी हैं या इंटरनेट पे बिजी हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो एक फिजिकल जो एक्सरसाइज जो पहले के दौर में हुआ करती थी वो बहुत कम हो गई है, एंड दैट इज़ हाउ जो बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, ये सब पैंडेमिक की तरह उभर कर आ रही हैं। तो अगर हम अपने जीवन में एक्सरसाइज को इंक्लूड करेंगे, वो भी एक रेगुलर बेसिस के तौर पर, तो हम एक अच्छा और स्वास्थ्यपूर्वक जीवन जी सकते हैं। तो ये मेरी खुद की छोटी सी परिभाषा है, और आप लोगों से मैं अर्ज करूंगी, जो हमारे दर्शक हैं उनसे गुजारिश करूंगी कि इन छोटी छोटी बातों को अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करें, तो आपका हम डॉक्टरों से सामना बहुत कम होगा। जरूर जरूर, सभी मुझे लगता है सभी अपनाएंगे इस चीज़ को। अगला सवाल शिरानी, आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, मैं मानती हूँ कि लोगों की लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनसे आप इंस्पायर होते हैं। मैं हमेशा खुद को एक ग्रीडी स्पंज के रूप में देखती हूँ ना, जो सब कुछ सोख लेता है, तो मैं सबकी अच्छी हैबिट्स सोखने की कोशिश करती हूँ। मैं बैड हैबिट्स को फिल्टर करते जाती हूँ, पर हर पर्सन में ऑब्जर्व करती हूँ कि इस छोटे से छोटे इंसान में भी अगर वो अपना कोई छोटा सा जॉब भी कर रहा है तो उसमें क्या अच्छाई है, और वो अच्छाई को ग्रास्प करना चाहती हूँ। तो राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड मैं अपने गुरुजनों को, अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा श्रेय देती हूँ इसका। और जो एक इंसान मेरी ज़िंदगी में है जिसको मैं मानती हूँ कि शी हैज़ बिन एन इंस्पिरेशन टू मी, दैट इज़ माई मदर। माई मदर डॉक्टर सुधा रुनवाल, हु इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट बाय हर सेल्फ। प्रोफेशन से अलग हटकर बात करूं तो मैंने उन्हें उनकी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष करते देखा है, एंड यू वोंट बिलीव द फैक्ट दैट जब मैं MBBS में एंट्रेंस किया था मैंने, उसके कुछ ही सालों बाद शी हैड टू अंडरगो रीनल ट्रांसप्लांट बिकॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिसीज़। तो उनको मैंने बिस्तर पर देखा है, ऐसे इंसान जिसको मैं स्ट्रेंथ की प्रतिमूर्ति मानती थी, जिनको मैं लुक अप टू करती थी और मैं सोचती थी कि मैं इनके जैसी बनूंगी। जब मैंने उनको इतना वीक, इतना बेबस देखा, फॉर ऑलमोस्ट 8 to 9 years शी हैज़ बिन अवे फ्रॉम होम। यहाँ ग्वालियर में सिर्फ मैं और मेरे फादर ही हैं, हमारी तो अल्ट्रा न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, बिकॉज माई मदर इज़ देयर एट जयपुर, एंड वहाँ मेरा ननिहाल है, सो शी इज़ गेटिंग ऑल दी हेल्थ केयर फ्रॉम देयर। तो 9 साल माँ से दूर रहना, समझ सकते हैं दैट इट इज़ बिन अ रियली टफ टाइम फॉर मी। और वो भी उस समय में जब शायद मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और उन्हें भी मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, बट आई हैड टू बी देयर फॉर माई पेशेंट्स। और मेरी मदर वॉज स्ट्रगलिंग फ्रॉम दैट डिसीज़। मैं याद करती हूँ वो मोमेंट जब मैं नीट PG एंट्रेंस के लिए जा रही थी, दैट इज़ आफ्टर माई MBBS। एग्ज़ाम्स कुछ दिसंबर जनवरी के दरमियान था, और मेरी मदर उस वक्त बहुत ही टफ फेज से गुजर रही थी। शी वॉज ऑन ICU बेड एंड शी वॉज बीइंग डायलाइज्ड, उनका डायलिसिस चल रहा था नेक वेन्स के थ्रू। मुझे बहुत ही हेल्पलेस फील हो रहा था कि
यहाँ मुझे अपनी एग्ज़ाम भी देनी है क्योंकि आई हैव टू गेट इनटू पोस्ट ग्रेजुएशन, और वहाँ मेरी मदर इतना स्ट्रगल कर रही है। उनका फ़ोन आता है मेरे पास ऑलमोस्ट 1 night प्रायर टू द एग्ज़ाम, एंड व्हाट शी सेज टू मी इज़ ऑलमोस्ट डिसहार्टनिंग। शी सेज, बेटा कल मैं रहूँ ना रहूँ, तुम्हें अपना बेस्ट करना है, एंड आई वांट कि तुम्हारे जो सपने हैं वो पूरे होने चाहिए। तो मेरी आंखों से उस वक्त ऑलमोस्ट इट वाज लाइक अ वाटरफॉल ऑफ टीयर्स व्हिच वाज गोइंग थ्रू, और मैं उस मेंटल शेप में ही नहीं थी कि मैं अगले दिन जाकर एग्ज़ाम लिख सकूं, क्योंकि आप जानते हैं अगर एक मेंटल टर्मोइल, अगर आपके घर का एक इतना इंपॉर्टेंट मेंबर जिससे आप इतना अटैच्ड हैं वो इस दौर से गुजर रहा है, तब मुझे लगा कि वट एवर इट इज़, मुझे अपनी माँ को जो मैंने वचन दिया है, जो प्रॉमिस किया है दैट आई विल डू माई बेस्ट, वो मैं कर कर आऊँगी। तो एग्ज़ाम हॉल में आई वॉज सम अदर पर्सन ऑल टुगेदर, और जो लौट कर मैं जब वापस एग्ज़ाम सेंटर से आ रही हूँ, जो पहला कॉल मैंने किया है वो अपनी मदर को किया है, एंड आई आस्क्ड हर लिटरली, आर यू देयर, माँ आप हो ना, बिकॉज वो रात इतनी भारी थी और उनके लिए, मेरे लिए इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट, एंड उनका बस एक छोटा सा हाँ just gave me a lot of consolation कि हाँ मम्मा is there, and I ran up to her। मैंने तुरंत अपना टिकट बुक कराया, went there, I met her। पर मुझे लगता है कि संघर्ष भी बहुत देखे हैं और कहीं ना कहीं सफलताएं भी बहुत देखी हैं, तो अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में रहे हैं, पर हमें हमेशा ये सीखना चाहिए कि संघर्षों से तब कर ही कहते हैं सोना कुंदन बनता है, एंड ऐसी ही कुछ शायद गॉड ने सोचा कि अब मैंने इसको बहुत सारी सफलताएं दिखाई हैं तो कुछ ना कुछ डाउन फेज ऑफ लाइफ भी आए, बट touch wood, and luckily enough by the grace of God and everybody's good wishes, mother is now recovering and she's faring really well, and I believe कि मैंने जो दौर देखा है हेल्थ केयर के चलते वो किसी और परिवार पर ना आए। तो जब भी मैं अपनी ICU पोस्टिंग्स पे होती हूँ या इंटेंसिव केयर यूनिट की ड्यूटीज़ पे होती हूँ, आई गिव इट माई हेड हार्ट एंड हैंड कि मैं उस पेशेंट के लिए, उसकी लाइफ को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने क्लोजली डेथ को देखा है और उसको मैं ओवर रूल करना चाहूँ, और कहते हैं यमराज से हम खींच कर ला सकते हैं अगर हमारे अंदर पावर हो। डॉक्टर्स हैव द पावर कि वो पेशेंट्स को एक नया जीवन दान दे सकते हैं, और अगर आपको इतना सशक्त बनाया है भगवान ने तो आपको उसके लिए सब कुछ हर संभव प्रयास करना चाहिए। यही मैं अपनी जीवन में उतारने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छा। आपने अपने फादर के बारे में नहीं बताया, उनका क्या मतलब आपके सफलता में कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली पेरेंट्स का बहुत अहम रोल होता है। मदर से ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, पर हमेशा अगर आप मुझे किसी भी फंक्शन में देखेंगे तो देयर इज़ अ फादर डॉटर डुओ। तो मेरे पापा ऑलमोस्ट मेरी परछाई जैसे हैं, एंड ही ऑलवेज नेवर लीव्स मी अलोन एनीवेयर। तो काफ़ी टाइम तक तो जब मैं टीनेज थी तो मुझे लगता था कि यार यार पापा हमेशा साथ आते हैं तो मुझे अब समझ में आता है कि उनका प्यार था, और वो चाहते हैं कि वो एक ट्री गार्ड की तरह रहे हैं हमेशा। मतलब जब मैं छोटी थी तो कहते हैं ना एक ट्री गार्ड होता है जो उसको एक संरक्षण देता है, तो उसी तरीके से मेरे फादर ने भी रोल प्ले किया। पहले भी और मदर की इलनेस के बाद भी काफ़ी सारी जिम्मेदारियां अचानक से उन पर आ गई। तो जहां मेरे पापा सुबह 6-6:30 बजे उठा करते थे, नाउ ही हैज़ टू राइज अप एट 4। उनको घर का भी बहुत सारा काम देखना है। अदर देन दैट ही इज़ अ पीडियाट्रिशियन, अ बिजी पीडियाट्रिशियन, तो उन्हें अपना क्लिनिक भी संभालना है। तो आई थिंक ही इज़ बैलेंसिंग बोथ द वर्ल्ड्स, द प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज द पर्सनल लाइफ। जो भी विषमताएं रही, आई थिंक उन्होंने मेरे फादर भी बहुत अच्छा कुक बना दिया है। सो ही इज़ अ वेरी ग्रेट कुक, बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाकर मुझे खिलाया करते हैं। एंड जहाँ भी मुझे जाना हो कभी रोका टोकी उन्होंने नहीं की है। आई थिंक ही इज़ बिन वेरी सपोर्टिव। एंड एज फार एज गर्ल्स आर कंसर्न्ड, अभी भी बहुत जागरूकता की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं भेदभाव हमें कुछ लेवल्स पर देखने को मिलता है। मेरे पापा ने कभी ये नहीं कहा कि ये हमारा बेटा है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि बेटी नहीं ये तो बेटा है, बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में अभी भी ये है कि सुपीरियर तो बेटा ही है और आप उस बेटी को बेटे से कंपेयर करते हैं। पापा ने हमेशा ये कहा कि ये मेरी बेटी ही है, एंड वॉट एवर शी इज़ डूइंग गुड। एंड वो एग्जाम्पल भी देते हैं उनके पास जो नए नए बच्चे आते हैं कि कभी कभार लड़के की चाह में लोग कुछ कुछ कर जाते हैं, बट ही ऑलवेज साइड्स की नहीं, मेरी भी एक बेटी है, इकलौती बेटी है, और उसने इतना कुछ अचीव किया है। इट इज़ जस्ट द अपब्रिंगिंग, और जो परवरिश होती है अगर उसमें आप अपना खून पसीना लगाएंगे तो आपके बच्चे बहुत अच्छा कर दिखाएंगे। सिराली, युवाओं के लिए आपका संदेश? देखिए, हम युवा शक्ति की बात करते हैं तो जहन में एक ही शब्द आता है और वो है बदलाव।
आज का युवा हमेशा चेंज के प्रति बहुत अट्रैक्ट होता है। दे वांट कि जो ओल्ड कन्वेंशनल राइट्स एंड रिचुअल्स हैं उसमें थोड़ा सा मॉड्यूलेशन करके क्या नया किया जा सकता है। आई बिलीव दैट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन द वर्ल्ड। कहा भी गया है परिवर्तन ही सृष्टि का अटल नियम है एंड चेंज ऑलवेज कमेंसेस एट द कल्मिनेशन ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो जब आपका कंफर्ट जोन खत्म होता है वहाँ से कहीं बदलाव की शुरुआत होती है। और एक काव्यात्मक संदेश मैं युवाओं को देना चाहूँगी, क्योंकि कवित्री हूँ तो अपनी बात एक कविता के रूप में रखती हूँ आपके समक्ष। कविता का शीर्षक है बदलाव। भर युवा जोश खुददार रगों में हाल बदल देंगे, भर युवा जोश खुददार रगों में हाल बदल देंगे, ना बदले भवितव्य ग्रहों की चाल बदल देंगे। तो हम वो युवा हैं जो ज्योतिष शास्त्र में उतना यकीन नहीं रखते, हम अपने ग्रहों को अपने हिसाब से चलाएंगे। हो भूत भविष्य का कोई भय हम काल बदल देंगे, हो भूत भविष्य का कोई भय हम काल बदल देंगे, वर्तमान की नौका का दिक्पाल बदल देंगे। मैं मानती हूँ कि आज का युवा अपनी नैया का मांझी स्वयं है। हम जानते हैं कि हमें अपनी कश्ती को कहाँ लेकर जाना है। हम जाएंगे तूफानों में भी, व्हर्लपूल्स में भी, और उससे सेफली बाहर भी निकल कर आएंगे। और शायद यही वो स्ट्रगल और संघर्ष है जिनमें हमें कहीं ना कहीं एक किक मिलता है, एक मज़ा आता है, और इन एडवेंचर्स के थ्रू हम अपनी सक्सेस को ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं। तो वो भूत भविष्य का कोई भय हम काल बदल देंगे, वर्तमान की नौका का दिक्पाल बदल देंगे, और इस देश के नौनिहालों को निर्माण का कल देंगे। वी वांट कि एक कंस्ट्रक्टिव मेंटालिटी हमारे फ्यूचर जनरेशन में आए, हम डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी से उभरे और कहीं ना कहीं रचनात्मकता की ओर और सृजनशीलता की ओर आगे बढ़े। तो उसी पर लिखा है, पैदा करो खुद ही में कुछ इतनी हसीन बात, बनकर चिराग दिन में जले सारी कायनात, सारी कायनात। बहुत बहुत क्या बात है, बहुत अच्छा। शिरानी जी, मुझे लगता है ये आपकी कविता होगी। जी जी बिल्कुल, मैंने आप लोगों ने देखा कि मतलब एक सफल डॉक्टर के साथ बहुत अच्छी कवित्री भी हैं और बहुत सारे मंचों पर ये प्रस्तुतियां दे चुकी हैं, और हमारी आशा है, हम बहुत ऊंचाई पर आपको देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक तो यू। अभी हम मिले डॉक्टर शिरानी रुनवाल से, और इसी के साथ जो है नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे किरदार के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।